हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेशा एक्ट 1996 को। पेशा एक्ट 1996 जिसे हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमोदन दे दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं समझाने वाला हूँ पेशा एक्ट 1996 को। देखिए, पेशा एक्ट 1996 जिसका पूरा नाम है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, अर्थात जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें पंचायती राज अधिनियम जो 1993 ऑलरेडी लागू है उसका विस्तार अधिनियम है ये, ठीक है, जो 1996 में लाया गया था, ठीक है। इसके लागू होने से छत्तीसगढ़ के उन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, ठीक है। आगे आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेगी कि क्यों मैं ये बातें कर रहा हूं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पेशा एक्ट 1996 क्या है और जब ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है तो इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ रही है छत्तीसगढ़ सरकार को। चलिए तो बात करते हैं पेशा एक्ट 1996 के बारे में, जिसका पूरा नाम तो आपको पता ही चल गया कि यह पंचायती राज अधिनियम 1993 का एक विस्तार अधिनियम है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जिसका पूरा नाम ही है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपके माइंड में एक खाका तैयार करना चाहता हूं जिससे आपको इसकी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाए। आप सभी जानते हैं कि जो पंचायत है वो कोई आज की अवधारणा नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जैसे आप सभा के बारे में बात करें, प्राचीन काल में वैदिक काल में एक सभा होती थी, वो पंचायत ही होती थी। महाजनपद काल में भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी चले जाएं तो चोल और विजयनगर साम्राज्य में, चोल में आप जो उरुग शब्द आया था और एक अयंगर विजयनगर साम्राज्य में आया था, ये सब प्राचीन पंचायती राज व्यवस्था का ही रूप था एक। वही ब्रिटिश भारत में बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था और इसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया था, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक प्रकार से अवधारणा प्रस्तुत हो रही थी यहाँ पर, और इसी कारण लॉर्ड रिपन को भी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देखें तो पंचायतों में उस समय जब पंचायतों को में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई तब वहां दो गुट बने थे, अंबेडकरवादी गुट और गांधीवादी गुट। गांधीवादी गुट का कहना था कि इसे संविधान में शामिल करना चाहिए और अंबेडकरवादी गुट इसके जस्ट विरोध में थे कि अभी उन्हें पंचायतों को इतनी स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए कि वे खुद का एक कानून बना सकें या खुद के क्षेत्र में शासन कर सकें। अंततः गांधीवादी गुट के परिणाम स्वरूप ये जो संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया। चूंकि अनुच्छेद ये 40 में था, अर्थात भाग 4 में था नीति निर्देशक तत्वों में, राज्यों के लिए यह बाध्यकारी नहीं था कि वे पंचायती राज व्यवस्था को अपनाए ही, ठीक है। हालांकि उस समय नागौर में जो राजस्थान है वहां पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन यह सभी राज्यों के लिए आवश्यक नहीं था। धीरे धीरे इसकी जरूरत महसूस होती गई कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अब कर देना चाहिए। तब धीरे धीरे फिर आगे में हम 1992 में देखेंगे तो संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992, जिसे कहा जाता है पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के तहत एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में और एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के अनुच्छेद थे। अब यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेगी कि क्यों पेशा एक्ट आया। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वो पंचायती राज अधिनियम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो 1992 में तो 14वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संविधान के एक नए भाग 9 में इसे जोड़ दिया गया था। अब इसे बारी थी एडॉप्ट करने की, तो 1993 में मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम इसे एडॉप्ट कर लिया और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 इस प्रकार से लागू हो गया। जब हमारा राज्य बना 2000 में तो हम लोगों ने एज इट इज 1993 के पंचायती राज अधिनियम को एडॉप्ट कर लिया, तो हमारा भी जो एक्ट कहलाया वो पंचायती राज अधिनियम 1993 कहलाया, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा
कि क्यों अब पेसा एक्ट लाया गया जब ऑलरेडी पंचायती राज अधिनियम था। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो पंचायती राज अधिनियम के भाग 9 में, ठीक है, जो संविधान के भाग 9 के जो अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक, उसमें एक आर्टिकल था 243 एम, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि यह जो पंचायती राज है भाग 9 में जो वर्णित है वह अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होंगे। अब ये तो बहुत ही विडंबना की बात हो गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज ही नहीं होगा, तो फिर अनुसूचित क्षेत्र के लोग अपना शासन कैसे करेंगे, वहां को फिर स्थानीय स्वशासन उनका सशक्तिकरण कैसे होगा। ठीक है, ये बात आ रही थी, यानी वहां के लोगों को ही अधिकार छीन लिया गया था। जो अनुसूचित क्षेत्र है जिनको मूल रूप से अधिकार मिलना चाहिए उन्हें ही अधिकार नहीं मिल पा रहा था। तब एक फिर 1995 में एक समिति बनी जिसे कहा गया भूरिया समिति, और इसी भूरिया समिति ने सिफारिश की कि एक नया एक्ट आना चाहिए, और ये एक्ट कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए, पंचायती राज अधिनियम जो 1993 है उसी का ही विस्तार कर देना चाहिए। तो इसी कारण आप जो पेसा एक्ट का पूरा नाम देखेंगे कि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। अब ये 1995 में समिति बनी, 1996 में इसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की कि अब यह एक्ट पंचायती राज अधिनियम को विस्तार करके लाना चाहिए, और इसे ही कहा गया पेसा एक्ट। यहां तक कि आपको सारी बातें होप कर रहा हूं कि क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग मुख्यतः बात करेंगे पेसा एक्ट क्या है, इसको लाने से अनुसूचित क्षेत्रों को कैसे फायदा होगा, और इसके परिणाम क्या क्या होंगे, क्या क्या शक्तियां ग्राम सभाओं को मिल जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर यह साबित होगी। ठीक है, पेसा एक्ट जिसे संविधान के भीतर भी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ग्राम सभाएं होती हैं, पंचायती राज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्राम सभाएं होती हैं, उनके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों को एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाएगी स्वशासन करने की। यानी उस एरिया में अब जो भी नियम कानून बनेंगे उसमें ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाएगी इस पेसा एक्ट के आने के बाद। वर्तमान में देखें तो 6 ऐसे राज्य हैं। देखिए 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र फैले हुए हैं, लेकिन इन 10 में से 6 ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस पेसा एक्ट को अधिनियमित किया था, अपने यहाँ अडॉप्ट किया था। कौन कौन से राज्य थे, तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसमें जो गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो 6 राज्य थे इन्होंने ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर लिया है। वर्तमान में देखें तो 7वां राज्य बन गया है अब छत्तीसगढ़, जिसने पेसा एक्ट को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसको अडॉप्ट करने के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला तो उद्देश्य यही है कि इससे ग्राम सभाओं को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हो जाती है, अनुशासन यानी स्वशासन करने की। ठीक है, स्वशासन की विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हो जाती है, यानी उस क्षेत्र में अब जो भी कानून बनेंगे, जो भी वहां की निर्णय होंगी, ग्राम सभाओं की उसमें मुख्य रूप से भूमिका होगी। दूसरा, आप जब भी देखेंगे तो जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां की विशिष्ट परंपराएं होती हैं, विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं, उनको जो संरक्षित करने की शक्ति वो भी वहां की ग्राम सभाओं को प्राप्त होगी। ये इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा मुख्य उद्देश्य देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहला जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत है वो तो निचले स्तर पर है, इससे 2 ऊपर स्तर की पंचायतें हैं अर्थात जिला पंचायत और जनपद पंचायत। इनको अब यह जो शक्ति पहले छीन सकते थे, अब वो शक्ति को छीनने से यह पेसा एक्ट रोकता है, क्योंकि अब ग्राम सभाओं को भी विशिष्ट अधिकार मिल गए हैं। वो डायरेक्ट उन कानूनों को सहमति प्रदान कर सकते हैं जो वहां लागू होंगे। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य। अब इसके परिणाम क्या होंगे आपको जानना जरूरी है कि लाभ क्या होंगे अनुसूचित क्षेत्रों में ये पेसा एक्ट लागू होने से। तो देखिए पहला लाभ तो यही होगा कि ग्राम सभाओं को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, तो वहां के नियम कानून ग्राम सभाएं बनाएंगी। दूसरा, ठीक है, जब छोटे स्तर पर वहां कुछ लाइसेंसी पट्टा प्राप्त करने की बात आएगी या कुछ लघु उद्योग स्थापित होंगे, तो वहां ग्राम सभाओं की अनुमति अनिवार्य रूप से आवश्यक होगी। तीसरा बात करें, जब विकास कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और पुनर्वास की नीति बनेगी, तो भी ग्राम सभाओं की विशिष्ट रूप से अनुमति अनिवार्य होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर कहीं पर कुछ मिनरल प्राप्त हो रहे हैं, कहीं पर कोई खनिज प्राप्त हो रहे हैं और वह अनुसूचित क्षेत्र में है, तो ग्राम सभाओं की अनुमति वहां अनिवार्य रूप से आवश्यक होगी।
तीसरा बात करें तो जो मादक पदार्थ होते हैं, जो व्यसन सामग्री होती है, उनको रेगुलेट करने की शक्ति भी अनुसूचित क्षेत्रों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये सारी सुविधाएं पेसा एक्ट लाने से अब ग्राम सभाओं को ये सारी शक्तियां डायरेक्ट प्राप्त हो जाएंगी। अनुसूचित क्षेत्रों में जो गैर अनुसूचित लोगों को भूमि हस्तांतरण होता है, जो अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जातियां हैं, उनकी भूमि को गैर अनुसूचित जनजातियों को जब आवंटित किया जाता है, तो इस पर भी ग्राम सभा का अब नियंत्रण होगा। मुख्य रूप से देखें तो ग्राम सभाओं को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हो रही है। यहाँ पर एक ग्राम सभा कोष का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा कोष का भी प्रावधान किया गया है इसी पेसा एक्ट के तहत। साथ साथ बात करें कि 10 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए जो जल प्रबंधन का अधिकार है, वो भी ग्राम सभाओं को दे दिया गया है। तो देखिए, इतनी सारी शक्तियां प्राप्त हो जा रही हैं, ग्राम सभा का अब यहाँ पर महत्व बढ़ जा रहा है। ठीक है, माननीय भूपेश बघेल और हमारे जो पंचायती राज मंत्री है TS सिंहदेव, इनके प्रयासों से यह लागू हो सका है पेसा एक्ट। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी, आशा करता हूँ, जानकारी जो है जानने को मिली होंगी, और इसी प्रकार से अन्य जो जानकारी है हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। अगर आपको पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में विस्तार से रूप से जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उस पर भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। धन्यवाद।